12वीं के इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 6 है, जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इसमें अभी तक 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोग मुगल प्रशासन को देख रहे थे। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मनसबदारी प्रथा। मैं थोड़ा सा बता दूं, मनसबदारी प्रथा जो है वो मुगल सेना से संबंधित प्रथा है। मुगल प्रशासन में सेना की व्यवस्था किस प्रकार थी वो दिखाता है मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा जो है वो एक तरह से इसका शाब्दिक अर्थ होता है पद या ओहदा। मतलब किसी मुगल प्रशासनिक अधिकारी का क्या ओहदा है, उसका पद क्या है, वो उसके मनसब के आधार पर निर्धारित होता था। जैसे अगर किसी को 5,000 का मनसब प्राप्त है तो वो सबसे ऊंचा मनसब होगा। उसके बाद 2,500 का मनसब, 10,000 का मनसब, तो उसका जितना मनसब होगा वो दिखाएगा कि उसका मुगल प्रशासन में कितना ऊंचा ओहदा है या कितना ऊंचा अधिकारी वो है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया था। उसकी सेना की सबसे छोटी इकाई 10 और सबसे बड़ी जो इकाई थी वो 10,000 थी। भारत में मुगल सम्राट अकबर ने भी मनसबदारी प्रथा में इसी दशमलव पद्धति को अपनाया। कहीं ना कहीं हमको पता है कि चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों का खून मुगलों में है और चंगेज खान ने दशमलव पद्धति के आधार पर अपनी सेना का गठन किया था। उसकी सेना की जो सबसे छोटी इकाई 10 और सबसे बड़ी 10,000 थी। और मनसबदारी प्रथा जो है, मनसबदारी सिस्टम को लागू करने का क्रेडिट जाता है अकबर को। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी और उसने इस प्रथा को शुरू जब वो किया उसने, तो उसने भी चंगेज खां की दशमलव पद्धति के आधार पर ही इसे अपनाया था। हालांकि इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को हमें आगे मिलेगा। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है वो 1573 से 74 ईस्वी में आरंभ किया था। इसमें क्या होता है, जात और सवार, ये दो शब्द बार बार आएंगे। तो जात और सवार को लेकर यद्यपि विभिन्न इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, कोई भी जात और सवार को सही से डिफाइन नहीं कर पाया है, लेकिन जिस मत में बहुत ज़्यादा लोगों ने सहमति जताई है उस मत के आधार पर हम जानेंगे कि जात और सवार मुगल मनसबदारी सिस्टम में है क्या। तो ब्लैकमैन जो है वो एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार मनसबदार के पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे वह जात कहलाता था। जात का वो सूचक था। मतलब किसी मनसबदार के पास जितने सैनिक होंगे वो उसकी जात को दिखाएगा। जितने सैनिक उसके पास, उसकी जात उतनी ही होगी। और फिर सवार क्या है, वह जितने घुड़सवार रखता था वह सवार कहलाता था। मतलब किसी मनसबदार के पास सैनिकों की संख्या जात को दिखाएगी और किसी मनसबदार के पास घुड़सवारों की संख्या उसके सवार को दिखाएगी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को यानी कि शाहजहां को 10,000 और 5,000 का मनसब दिया था, अर्थात उसके पास 10,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार रहेंगे। मतलब ये 10,000 उसके जात को दिखाएगा और 5,000 जो है वो उसके सवार को दिखाएगा। अब जो है, जैसे कि हमको पता चल चुका है कि किसी मनसबदार की मनसब को देखकर उसके ये पता लगाया जा सकता था कि उसके पास पैदल सैनिक कितने होंगे और घुड़सवार सैनिक कितने होंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी श्रेणियाँ होती थी। तो आइए उन श्रेणियों के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है कि अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया है, परंतु वह मात्र 33 श्रेणियों का ही उल्लेख करता है। अकबर के काल में सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था, जैसे कि चंगेज खां के टाइम में भी था। हालांकि बाद में ये मनसब काफ़ी आगे तक गया है, 12,000 से लेकर 40,000 और 60,000 तक भी गया है। तो 5,000 के ऊपर के जितने भी मनसब होते थे वो मुगल शहजादों को दिया जाता था। मतलब अगर बादशाह है और उसके जो राजकुमार होंगे, जो शहजादे होंगे, जो अभी बादशाह नहीं बने हैं, उनको सबसे 5,000 का मनसब मतलब सबसे ऊंचा मनसब उनको दिया जाता था। और अकबर ने अपने राजकुमारों को 12,000 तक का मनसब दिया था। जहांगीर ने अपने राजकुमारों को 40,000 तक का मनसब दिया और शाहजहां के समय में यह बढ़कर 60,000 तक का हो गया था। तो ये था मनसबदारों की बढ़ती हुई संख्या, जिसमें सबसे ऊंचा मनसब मुगल दरबार के शहजादों को या फिर मुगल दरबार में जो सबसे जुड़े हुए व्यक्ति होंगे, जैसे मान सिंह को हमने देखा वो मुगल दरबार से काफ़ी जुड़े हुए थे, अबुल फजल को हमने देखा वो मुगल दरबार से काफ़ी बड़े हुए थे। तो जिन लोग मुगल दरबार के काफ़ी नज़दीक होते थे उन लोगों को सबसे ऊंचा मनसब दिया जाता था राजकुमारों के बाद। अब आइए हम बात करते हैं मुगल मनसबदारों में श्रेणियों की। तो जो प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे उसमें क्या होता था, यदि जात 5,000 और सवार मनसब 5,000 तो यह प्रथम श्रेणी के मनसबदार। मतलब क्या है कहने का, ये कि अगर पैदल सैनिकों की संख्या घुड़सवारों की संख्या की इक्वल होगी, मतलब पैदल सैनिक और घुड़सवार दोनों की संख्या बराबर होगी, तो वो प्रथम श्रेणी का मनसब कहलाएगा।
द्वितीय श्रेणी का मनसब कौन है? यदि जात मनसब 5,000 और सवार मनसब 2,500, मतलब यदि पैदल सैनिकों की संख्या 5,000 और घुड़सवारों की संख्या ठीक उसकी आधी यानी 2,500। ऐसा मत मानना कि 5,000 और 2,500 ही, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जात मनसबों की संख्या से अगर सवार मनसबों की संख्या आधी होगी तो वो द्वितीय श्रेणी का मनसब कहलाएगा। तृतीय श्रेणी में क्या होता था? यदि जात मनसब 5,000 और सवार मनसब 2,500 से कम। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनसब के पास पैदल सैनिकों की संख्या जितनी है उससे आधी से भी कम अगर सवार मनसबों की संख्या होगी तो वह तृतीय श्रेणी का मनसब कहलाएगा। अब हम आते हैं मनसबदारों की नियुक्तियां, पदोन्नति और पदच्युति कैसे होती थी। तो मनसबदारों को नियुक्त करने का अधिकार, उनको उनके पद से हटाने का अधिकार और उनको उन्नति यानी कि उनको प्रमोशन देने का अधिकार, ये तीनों ही अधिकार किसके पास होते थे? मुगल सम्राट के पास। मुगल सम्राट अगर किसी को चाहता, किसी का काम से खुश हो रहा है या किसी की वीरता से प्रसन्न हो रहा है तो वो उसे प्रसन्न होकर कोई भी ऊंचा मनसब दे सकता था, या फिर अगर वो किसी मनसबदार के किसी काम से खुश है तो वो उसको उसके मनसब में बढ़ोतरी कर सकता था, मतलब उसको उन्नति दे सकता था। और अगर वो किसी के मनसबदारी से खुश नहीं है तो वो उसके पद से हटा भी सकता था। मतलब क्या है कि मनसबदारों की नियुक्ति, उनके प्रमोशन और उनको पद से हटाना, ये सारे अधिकार जो हैं वो मुगल सम्राट के पास होते थे। अब हम देखेंगे कि 10 से 500 तक का मनसबदार जो है वो मनसबदार कहलाता था। 500 से 2,500 तक का जो मनसबदार है वो अमीर कहलाता था, और 2,500 से अधिक का मनसबदार जो है वो अमीर उम्दा कहलाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मनसबदारों का जो श्रेणियाँ हैं उसके पद के आधार पर उनके नाम भी बदले हुए देख रहे हैं हम। अब आइए हम देखेंगे इसमें मनसबदारों में दुअस्पा और सीअस्पा प्रणाली क्या है। जहांगीर के शासनकाल में ये प्रथा शुरू की गई थी, दुअस्पा और सीअस्पा प्रणाली। इसमें क्या होता था? इसके तहत सवार पद में वृद्धि होती थी। दुअस्पा का मतलब था सवार पद के दुगने घोड़े से था, मतलब जितना सवार पद है उससे डबल अगर कोई घोड़े रख रहा है तो वो दुअस्पा कहलाता था। और सीअस्पा का अर्थ है सवार पद के 3 गुने घोड़े, मतलब जितने सवार पद हैं उससे 3 गुना ज़्यादा घोड़े अगर हैं तो वो सीअस्पा कहलाता था। और एक अस्पा कहलाता था क्या? एक अस्पा को सवार के पद के बराबर घोड़े रखने होते थे। अब हम लोग वेतन पे आएंगे। मनसबदारों को वेतन में नगद रकम मिलती थी, कभी कभी वेतन में जागीर भी दी जाती थी। इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था मुगल सेना का प्रमुख आधार बन गई थी। इसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही मनसबदार नियुक्त किया जाता था। अकबर के समय में हम देख रहे हैं कि मनसबदारों में राजपूतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम जैसे जैसे जहांगीर के समय में आ रहे हैं, शाहजहाँ के समय में आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मुगल प्रशासन में जो राजपूत मनसबदार है या हिंदू मनसबदार है उनकी संख्या घटती चली जा रही है। औरंगजेब के समय में हम देखा कि इस तरह से उनकी वृद्धि, उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है, मतलब नगण्य हो गई है। अब हम आइए बात करते हैं जागीरदारी प्रथा की। जागीरदारी प्रथा क्या है? अकबर के काल में जागीरदारी प्रथा अस्तित्व में आ चुकी थी। ये मनसबदार जागीरदार कहलाने लगे थे। मतलब क्या है? जिन मनसबदारों को वेतन के बदले में नगद रकम न देकर जमीन दी जाती थी वो जागीरदार कहलाने लगे थे। यह भूमि उनकी जागीर कहलाती थी, जिसके वो खुद स्वामी नहीं होते थे। उन्हें मात्र उस भूमि से कर वसूलने का अधिकार होता था। और अकबर के उत्तराधिकारियों के समय जागीरदारी प्रथा उनकी पसंद की भूमि जागीर के रूप में प्राप्त हुई। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कुछ बड़े सरदारों को अपनी ओर करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की थी। अब हम बात करेंगे मुगल राजधानियों की। दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी दिल्ली थी, मगर दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के शासक जो थे सिकंदर लोदी, उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। और फिर जब 1526 ईस्वी में बाबर आया और बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर उसने अधिकार कर लिया। फिर 1560 में हम देख रहे हैं कि अकबर ने आगरा के किले का लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। 1750 ईस्वी में अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। 1571 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यहाँ पर जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई महल, बीरबल महल बनाए। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया। यह 134 फुट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, इसको नोट कर लेना। 1585 ईस्वी में अकबर ने राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया। यह कार्य उत्तर पश्चिम की सीमा को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बनवाया और राजधानी 1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद को बनाया। यहाँ लाल किला बनवाया। इसका पश्चिमी द्वार लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार दिल्ली दरवाज़ा है। इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती महल है। अब बात करते हैं हम लोग मुगल दरबार की।
मुगल दरबार में बात करने का क्या अर्थ है कि मुगल दरबार में कौन कौन से नियम प्रचलित थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मुगल दरबार के कुछ ऐसे परंपराएं थी जिसमें झरोका दर्शन है। ये झरोका दर्शन क्या था? प्रातः काल प्रार्थना करने के उपरांत, मतलब प्रातः काल सुबह की जो नमाज होती है, फजर की नमाज, उसके बाद बादशाह पूर्व की ओर मुंह करके झरोका यानी छज्जे पे आता था और यहाँ लोग उसके दर्शन करने बैठ जाते थे। तो अकबर ने इस प्रथा को आरंभ किया था। इसके बाद ये प्रथा चलती रही थी। ये था झरोका दर्शन। फिर आते हैं हम दीवाने आम पे। ये क्या है? 1 घंटे के झरोका दर्शन के उपरांत बादशाह, जो मुगल बादशाह होता था, वो दीवाने आम में आता था। यहाँ राज्य के अधिकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे, मतलब राज्य के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने कामों के बारे में राजा को या बादशाह को सूचना देते थे, और कुछ अगर निवेदन करना होता था तो ये कुछ प्रस्ताव देना होता था, तो वो प्रस्ताव यहाँ पर बादशाह को दिया जाता था। तो ये था दीवाने आम। अब आते हैं, बात करते हैं दीवाने ख़ास पर। दीवाने ख़ास क्या है? दीवाने ख़ास में 2 घंटे बिताने के बाद दीवाने आम में 2 घंटे बिताने के बाद बादशाह दीवाने ख़ास में आता था। यहाँ निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चाएं होती थी। उच्च अधिकारी सम्राट के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं रखते थे। यहाँ भवन निर्माण की योजनाओं के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते थे। फिर आया शाह बुर्ज। ये क्या था? दीवाने ख़ास से निकलकर बादशाह शाह बुर्ज जाता था। यहाँ अत्यंत ही गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता था। यहाँ केवल शहजादों एवं कुछ गिने चुने अधिकारियों को ही अनुमति थी। फिर है हरम। दोपहर को सम्राट रणिवास हरम में जाता था। भोजन उपरांत कुछ समय आराम करता था। सायंकाल पुनः ये दीवाने खास में जाकर कार्य करता था। अब हम बात करेंगे दरबार के नियमों का। कुछ तरीके होंगे जो दरबार में हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं बलबन, उसने फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए सिजदा की शुरुआत की और पायबोस की शुरुआत की। यहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है बार बार कि सिजदा और पायबोस की प्रथा किसने शुरू की थी, तो आपको बताना है बलबन ने। अब ये सिजदा और पायबोस है क्या? राजा के पास यानी बादशाह के पास समक्ष खड़े होकर, प्रस्तुत होकर घुटने के बल सिर झुकाना, ये कहलाता था सिजदा। और पायबोस क्या है? सुल्तान के चरणों को चूमना। पाय मतलब पैर, बोस मतलब चूमना, तो सुल्तान के चरणों को चूमना कहलाता था पायबोस। ये प्रथाएं बलबन ने लागू की थी। और धूमधाम के साथ फारसी नववर्ष का त्यौहार भी मनाना, ये भी प्रथा उसने बलबन ने शुरू की थी। सिजदा प्रथा तो मुगल दरबार में भी लागू थी। इसके तहत दंडवत भी लेटा जाता था। शाहजहां इस प्रथा को इस्लामिक धर्म के अनुकूल नहीं मानता था, क्योंकि उसके अनुसार सर झुकाना सिर्फ अल्लाह के आगे चाहिए, किसी इंसान के आगे नहीं। तो इसलिए उसने सिजदा के स्थान पर जमीबोस प्रथा आरंभ की। इसका अर्थ है जमीन चूमना। कुछ समय बाद इसे भी बंद कर दिया गया और 4 तस्लीम प्रथा आरंभ की। 4 तस्लीम प्रथा क्या है? अपने हाथों को माथे तक ले जाना 4 बार, सिर को झुकाकर, इस तरह से 4 तस्लीम कहलाता था। ये प्रथा उसने शुरू की। अब है कॉर्निश। कॉर्निश भी एक तरह से अभिवादन का तरीका था। इसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी से सिर पर रखकर आगे की ओर झुकते थे, मतलब सलाम करना जैसा। तो ये था कॉर्निश। तो ये था हमारा मुगल दरबार से जुड़ी प्रथाएं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज देखी हैं। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चीज़ों को लिखते जाना और उसके बगल में उसको डिफ़ाइन करते जाना। इस तरह से नोट तैयार कर लेना और पढ़ाई करना, और व्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू।